हेलो मित्रों, आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मैं राजाराम सत्यार्थी। मैं आज पंचायती राज पर क्वेश्चनों का श्रृंखला लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंचायती राज हमने पढ़ करके समाप्त कर लिया है। उन पंचायती राज से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं मैं लेकर के सामने उपस्थित हूं, जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन पर आप लोगों को 10 सेकंड टाइम दिया जाएगा और उसके बाद इन क्वेश्चनों को डिफाइन किया जाएगा, प्रत्येक ऑप्शन को डिफाइन किया जाएगा और आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और इसको तुरंत नोट कर लेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन, पंचायती राज कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन द्वारा। तुरंत आप बताएंगे। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को पंचायती राज कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए, जब मैं पंचायती राज पढ़ाया था आप लोगों को तो ये बताया था कि आपका 73वां संविधान संशोधन सही होगा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, अर्थात इसको संविधान में जोड़ा गया था। अब देखेंगे, इसमें मैं बताता हूं ऑप्शन आपको। जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से कई सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया था और पर्यावरण को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है, जो प्रस्तावना के प्रथम पैरे में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द जोड़े गए हैं, वे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए हैं, याद रखेंगे। फिर 44वां जो संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से क्या किया गया है, तो याद रखेंगे, जो वित्तीय या जो राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल लगाया जाता है, उसमें संशोधन 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। जो राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति आवश्यक होगी। जो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है, ये 44वां संविधान संशोधन है। 52वां संविधान संशोधन ये है, आपका 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में, जो दल बदल है, तो ये नहीं होगा, बल्कि आपका 73वां संविधान संशोधन होगा, जो 1992 में जोड़ा गया था, याद रखेंगे। इस प्रकार से फिर दूसरा क्वेश्चन आपको करने हैं, निम्न में से कौन सी पंचायती राज से संबंधित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थुंगन समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब बताएंगे कि इनमें से कौन सी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है, आपको बताने हैं। चलिए देखिए, मैं बताऊं आप लोगों को कि ये जो बलवंत राय मेहता जो समिति है, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता जो समिति है, ये भी आपकी पंचायती राज से संबंधित है। पीके थुंगन जो समिति है,
ये भी आपकी पंचायती राज से संबंधित है। इसका मतलब ये जो सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, ये जो सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है, याद रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है इसके सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, जो भाग 4 क बना था। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, न कि पंचायती राज से संबंधित है, याद रखेंगे। अब आपको तीसरा क्वेश्चन करने हैं, निम्न में से कौन सी समिति सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की थी? जो ऑप्शन आपका है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी है LM सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर डी है PK थुंगन समिति। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो समिति है जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी सबसे पहले। चलिए अब देखेंगे इसमें से ये कह रहा है कि वह निम्न में से कौन सी समिति है जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये बात की सिफारिश की थी। तो याद रखिएगा LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ये जो समिति थी 1986 ईस्वी में गठित की गई थी। इस समिति ने यह सिफारिश किया था कि पंचायती राज को जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया जाएगा तब तक भारत के सभी राज्य इसका सही तरीके से अनुसरण नहीं करेंगे। जब इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा तो भारत के सारे राज्य इसको फॉलो करेंगे, समय समय से चुनाव कराएंगे, समय समय से प्रत्याशी जो उम्मीदवार जो जीते होते हैं उनके मध्य में राशियों को भेजेंगे जिससे वे अपने क्षेत्र का विकास करा सकेंगे। इसके साथ ये देखेंगे ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित पहली समिति है जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ये आपको याद रखने हैं। जो प्राथमिक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति या इसको बोलते हैं तालुका समिति, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद। और अशोक मेहता जो समिति है, अशोक मेहता समिति ऐसी समिति है, याद रखिएगा, जिसने पंचायती राज के अंतर्गत इसने यह बात कहा था कि पंचायती राज में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसकी सिफारिश की थी। इसके साथ साथ यही अशोक मेहता समिति ने यह सिफारिश किया था कि पंचायती राज के चुनाव में दलों के आधार पर चुनाव कराया जाए। जो पार्टियां हैं, पार्टियों के चुनाव तले, बैनर तले चुनाव लड़ा जाए। इस समिति ने यह सिफारिश किया था। और ये भी याद रखेंगे ये जो समिति थी इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, इसको भी आपको याद रखने हैं। और LM सिंघवी समिति के बारे में मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ये जो PK थुंगन जो समिति थी, ये PK थुंगन समिति ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। और इसके साथ साथ इस समिति ने ये भी सिफारिश किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, लेकिन सबसे पहले LM सिंघवी समिति ने किया था, उसके बाद PK थुंगन समिति ने किया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आइए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं कि
भारतीय पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताने हैं। भारतीय पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं, आप तुरंत सोचेंगे। पहला है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा है आपका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। आपको तुरंत जवाब देने हैं। 10 सेकंड का मैंने बताया है कि आप लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। 10 सेकंड बाद तुरंत मैं क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा। आइए मैं बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चन आपका है कि भारतीय पंचायती राज का जनक, क्या पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन सही होगा। लॉर्ड रिपन भारतीय पंचायती राज के जनक कहे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। और देखिए मैं यहाँ पर इनके बारे में बताता हूँ। ये जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे तो उसी समय इन्हीं के समय एक कानून आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो उस समय जब कानून आया था तो इन्हीं के जब उस समय कानून आया था तो बंगाल के जो गवर्नर होते थे अब बंगाल के गवर्नर जनरल घोषित कर दिए गए और इन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में। इसलिए इनको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को भारत का न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कहते हैं, भारतीय न्याय व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है। अब देखिएगा दूसरा है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारतीय विभागीय प्रणाली की लॉर्ड कैनिंग को भारतीय विभागीय प्रणाली का जन्मदाता कहते हैं या भारतीय मंत्रिमंडलीय परिषद, या क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय विभागीय प्रणाली का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ऑप्शन नंबर जो सी है देख रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है। याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही विभागीय प्रणाली की नींव पड़ी थी भारत में, तो इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस विभाग का या भारतीय पुलिस का जन्मदाता कहा जाता है। तब भारतीय पुलिस विभाग का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा जो क्वेश्चन नंबर 4 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन केवल एक है, एक सही हो रहा है, लेकिन 4 ऑप्शन बनाया गया है। चारों ऑप्शनों को ऐसा सटीक रखा गया है ताकि चारों का कुछ ना कुछ कोई ना कोई मतलब ज़रूर है, जो मैं आपको डिफाइन के माध्यम से बता दे रहा हूँ। आइए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को और समझ में भी आ रहा होगा। आप लोग कापी कलम लेकर के उसको तुरंत नोट कर लें, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये पेपर के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर नहीं करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ज़रा देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि भारतीय पंचायती राज का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारतीय पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है या वास्तुकार किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी है LM सिंघवी समिति और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। अब देखिएगा आप पहले 10 मिनट का 10 सेकेंड में आप तुरंत जवाब दें, उसके बाद मैं बताता हूं।
आइए देखिए, ये कह रहा है कि भारतीय पंचायती राज का शिल्पी किसे कहते हैं। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे भारतीय पंचायती राज का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहते हैं, इसको भी ध्यान देंगे। देखिएगा, भारतीय पंचायती राज का शिल्पी बलवंत राय जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जरा देखेंगे। बलवंत राय जो मेहता समिति थी, यह समिति बलवंत राय मेहता जी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, और बलवंत राय मेहता जो थे, इनके नेतृत्व में जो समिति कार्य कर रही थी, इस समिति ने काफ़ी सरल तरीके से काफ़ी बेहतर पंचायती राज को बनाने के लिए अपनी सिफारिश किया था, जिसको भारत के कई सारे राज्यों ने इसको अपनाया था, और भारत के आम जनता को भारतीय शासन व्यवस्था से काफ़ी बेहतर तरीके से, आसान तरीके से जोड़ दिया, जिससे शासन का विकेंद्रीकरण हो गया। इसलिए भारतीय पंचायती राज का शिल्पी या भारतीय पंचायती राज का वास्तुकार बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। इसको आपको याद रखने हैं, ये याद रखेंगे। और मैंने बताया है अशोक मेहता जी के बारे में, एल.एम. सिंघवी समिति जी के सिंघवी के बारे में बताया है, और महात्मा गांधी जी का यहाँ पर दिया है ऑप्शन यहाँ पर, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, छठवां क्वेश्चन आपका होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था। आपको जवाब देने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी में है 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन नंबर सी में है 2 अक्टूबर 1952, और ऑप्शन नंबर डी में है 14 सितंबर 1949। 10 सेकेंड आपको टाइम दिया जाता है, तुरंत जवाब दें। चलिए आइए मैं बताता हूं। देखिए यहां पे कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम मैं पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा कर बताया है मैंने आप लोगों को। अगर आप लोग वो क्लास अटेंड किए होंगे, वो वीडियो आप देखे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कर जाते होंगे इसको, इन क्वेश्चनों में अगर जो व्यक्ति इसको पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, अगर नहीं पढ़े हैं तो दम है। तो आइए देखिए, पंचायती राज सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। ये मैं बताऊं आप लोगों को, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को जो चलाया गया था, 2 अक्टूबर को ही क्यों चलाया गया था, तो मैंने आपको बताया है कि महात्मा गांधी जी का यह सपना था कि भारत कि आम जनता को भारतीय शासन से जोड़ दिया जाए, शासन का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। इसलिए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चलाए थे, उनके स्मरण में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिए थे, उनके याद में ही। तो 2 अक्टूबर 1952 को किए थे। अब देखिएगा ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है आपको कि 26 नवंबर 1949। ये जो 26 नवंबर 1949 है, याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को आपका भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था। उसी दिन इसको अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। इसलिए 2015 से हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे मैंने बताया है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन इसको अडॉप्ट किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था।
इसलिए हर 26 नवंबर को प्रत्येक साल संविधान दिवस मनाया जाता है। ये जो प्रक्रिया है 2015 से प्रारंभ कर दिया गया। अब देखिएगा, ये दे रहा है कि 2 अक्टूबर 1959, ये जो है आपका 2 अक्टूबर 1959, ये 2 अक्टूबर 1959 को है जो पंचायती राज प्रारंभ किया गया था, जो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आप लोगों को। फिर आपका है 14 सितंबर 1949। देखिएगा 14 जो सितंबर है 1949 को, जरा इसके बारे में जान जाइए आप लोग। इस दिन 14 सितंबर 1949 को मैं बताऊं, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण है, मैं बता रहा हूं। जब संविधान सभा संविधान पर विचार कर रही थी, जब संविधान पर विचार कर रही थी तो उस समय हिंदी भाषी जो राज्य थे उनका ये मांग था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए, जबकि जितनी भी अहिंदी भाषी राज्य थे अर्थात हिंदी बोलने वाले राज्य नहीं थे, उन लोगों ने इसका विरोध कर दिया। उनका मानना यह था कि नहीं, अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो ये प्रक्रिया जब चली तो 11 सितंबर 1949 से लेकर के 14 सितंबर 1949 तक भाषा पर ही काफ़ी विचार हुआ, और विचार होने के बाद लास्ट में अंततोगत्वा इस मुद्दे पर पहुंचा गया कि 14 सितंबर 1949 को कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा घोषित कर दिया जाए। तो इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। क्या किया गया था? राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रत्येक साल 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। अब देखेंगे सातवां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग और बताएंगे, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था वह राज्य कौन सा है? आपको जवाब देने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है गुजरात, डी में है राजस्थान। आप तुरंत इसको बताएं। चलिए आइए, मैं बताया था आप लोगों को कि भारत में पंचायती राज अपनाने वाला जो राज्य है सबसे पहली बार ये आपका राजस्थान है, याद रखेंगे। राजस्थान का नागौर जिला है। कौन सा है? राजस्थान का यह नागौर जिला है। नागौर जिला के बगदरी नामक गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पहली बार भारत का यह राज्य है राजस्थान जिसने अपनाया था। ये जो मध्य प्रदेश आप सोच रहे होंगे, तो मध्य प्रदेश जो है मैं बताया हूं आप लोगों को, जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया था उस कंडीशन में मध्य प्रदेश 1994 ईस्वी में अपने यहाँ चुनाव कराया था और पंचायती राज को अपनाया था संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जिसने पंचायती राज अपनाया था, तब आपका जवाब होना चाहिए मध्य प्रदेश। याद रखेंगे इसको आप लोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सही डी, राजस्थान। अब देखिएगा, और यहाँ पर जो बी है ये याद रखेंगे, बी बिहार। जो बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। इसको आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, यदि पंचायती राज भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? अर्थात पंचायती राज जब भंग हो जाती है तो कितने दिन के अंदर अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 1 माह,
ऑप्शन नंबर बी है 3 माह, सी है 6 माह, डी है 1 ईयर्स। 1 साल। आप तुरंत जवाब दें। ठीक है, आइए देखिए, मैं बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पंचायत भंग हो जाए या पंचायत भंग हो जाती है या होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जब पंचायत भंग हो जाती है तो कितने दिन के अंदर अंदर चुनाव करा लेने चाहिए। तो आपका जवाब होना चाहिए 6 माह। 6 माह के अंदर अंदर आपके चुनाव करा लेने चाहिए, ये संपन्न करा लेने चाहिए। मैं बताया था आप लोगों को कि अगर एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले किसी पंचायत के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव 2 बरस के अंदर अंदर नहीं ला सकते हैं। शपथ की तिथि से 2 बरस के अंदर अंदर किसी प्रतिनिधि के विरुद्ध आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। जब 2 बरस हो जाएगा तो 2 बरस के पश्चात आप उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर वो विश्वास पारित करता है तो वो अपने कार्यकाल में रहेगा, अगर विश्वास पारित नहीं कर पाता है तो वह उस अपने पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। जब इस्तीफा देना पड़ता है तो उसका क्या होता है, पद खाली हो जाता है। जब पद खाली हो जाता है तब इसके कार्यकाल बचे हैं 3 साल या जितने बचे होते हैं उतने दिन के लिए क्या होता है, चुनाव कराया जाता है। अगर 6 महीना बच गया है, 6 महीने के चुनाव कराने हैं और मात्र 6 महीने बचे हैं और उसका पद खाली हो गया तो उस कंडीशन में चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इस बात को आप याद रखने हैं, वैसे ही टाल दिए जाएंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, भारत में पंचायती राज भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात भारत में पंचायती राज किस किस का, माने किसका किसका प्रतिनिधित्व करता है। आपको जवाब देने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है शक्तियों का विकेंद्रीयकरण, ऑप्शन नंबर बी में है लोगों की हिस्सेदारी, ऑप्शन नंबर सी में है सामुदायिक विकास, ऑप्शन नंबर डी में है ये सभी, इन सबका। आइए मैं बताऊं आप लोगों को, ये जो भारतीय पंचायती राज है, ये भारतीय पंचायती राज मैंने बताया था आप लोगों को कि ये भारतीय पंचायती राज आम जनता का ध्यान रखते हुए ये कह रहा है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये बात सही है। जो स्थानीय स्वशासन है, जो पंचायती राज है, शासन को निचले स्तर तक लाकर छोड़ देता है, अर्थात शासन व्यवस्था में जनता को जोड़ देता है। इसका मतलब ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है। लोगों की हिस्सेदारी, मैंने बताया है कि जनता को शासन व्यवस्था से जोड़ देता है। इसका मतलब लोगों का उसमें रुचि बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, ये लोगों की हिस्सेदारी तय करता है। उसके साथ साथ सामुदायिक विकास, ये पंचायती राज भारतीय जनता का सामाजिक विकास एवं आर्थिक विकास की नींव रखती है। अर्थात भारतीय जनता का कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की क्या करती है, प्रावधान करती है। इस प्रकार से ये तीनों कार्य करती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी कि सही होगा। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो इस कंसेप्ट को समझें और समझ करके अपने टॉपिक कॉपी में इसको नोट कर लें। और काफ़ी समय हो गया है, आप बोर ना हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस मैटर को यहीं पर रोकता हूं। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, या अगर कोई दिक्कत होगा तो भी बताएंगे। और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के बीच में
शेयर करें। धन्यवाद।